Hello students, welcome to the last lecture of atomic structure. Finally, today's lecture is the last lecture of atomic structure. It has been a very long chapter. Almost 20 lectures we have devoted to this topic of atomic structure. ठीक है बेटा, आज की क्लास को, आज के लेक्चर को मैं 3 मेन सेक्शंस में डिवाइड करता हूं जी। सेक्शन 1 जो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्शन 1 के अंदर हम दोबारा से बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस की। ठीक है बेटा, तो हम जब डिस्कशन ऑफ डाउट्स कर रहे थे तो कुछ कॉन्फ़िगरेशंस को लेके एक्सेप्शंस में डाउट्स आए थे, तो आई हैव कवर्ड दोज एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इन टुडेज लेक्चर पार्ट 1। ठीक है, सेकेंड लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ काम ऐसा कराऊंगा विच इज बेसिकली मेंट फॉर जेई एडवांस्ड एंड ओलंपियाड्स लेवल। ठीक है, जो मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर कुछ एब्सर्ड कॉन्सेप्ट्स मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट्स इजी हैं, बट थोड़ा सा उनका नॉर्मल स्टूडेंट्स स्किप मार जाते हैं। हम उसको भी करेंगे, उसको करके हमारे लिए ओलंपियाड्स के अच्छे क्वेश्चंस और जेई एडवांस के अच्छे क्वेश्चंस करना इजी हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट में मैं वो चीजें कवर करूंगा। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर आई विल डिवोट टूवर्ड्स solving or discussing or how to solve the questions। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके देखेंगे जी, कुछ प्रीवियस ईयर मेडिकल एंट्रेंस के भी और कुछ प्रीवियस ईयर नॉन मेडिकल एंट्रेंसेस के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो ये 3 पार्ट्स के अंदर हमने आज के लेक्चर को डिवाइड किया है। सो आई विल स्टार्ट विद द पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने अभी रिसेंटली क्लास के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भरने के रूल्स करे थे, 3 रूल्स करे थे बेटा। फर्स्ट वाज ऑफ बो रूल। ऑफ बो रूल बेसिकली हमें एनर्जी ऑर्डर दिया करता था। एक्चुअली एनर्जी ऑर्डर हमें दिया करता था n+l रूल। उससे हमारा एक 1s से लेके 7p तक का किस किस ऑर्बिटल को किस किस के बाद और किसके पहले भरना है, वो एक पूरा ऑर्डर आया था। वो मैंने रिपीट करके एक बार ऑर्डर आपको लिखा हुआ है। ये ऑर्डर था, ये वाला जो ऑर्डर था एनर्जी ऑर्डर, दिस वाज गिवन बाय n+l रूल। और ये जो n+l रूल था, हमने बात की थी, इसको ऑफ बो रूल का ही पार्ट मान लिया जाता है। इसी को कभी कभी बोहर बरी रूल भी बोलते हैं, ये हमने पहले लिखा हुआ है। और ये वो ऑर्डर है जो हमने पहले से ही याद कर रखा है। इनफैक्ट मैंने आपको इसको 2-3 तरीके से याद करना सिखाया है। अल्टीमेटली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1s, बढ़ते 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 एंड में क्या आता है 7p। टूवर्ड्स राइट हम इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में चल रहे हैं, तो ऑफ बो रूल के अकॉर्डिंग पहले 1s को भरा जाएगा, फिर 2s को, फिर 2p को। मतलब इस एनर्जी ऑर्डर को प्रॉपरली फॉलो होता हुआ, इस n+l रूल को प्रॉपरली फॉलो होता हुआ तब माना जाएगा अगर हम 1s को पूरा भर के ही 2s शुरू करते हैं। अगर हमने 1s को भरना स्टार्ट किया और अभी 1s पूरा भरा ही नहीं और हमने 2s भी स्टार्ट कर दिया, तो फिर हम कहेंगे कि ये रूल प्रॉपरली फॉलो नहीं हुआ, n+l रूल प्रॉपरली फॉलो नहीं हुआ। इस एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो पीछे वाली ऑर्बिटल्स हैं उनको कंप्लीटली फिल करके आगे वाली ऑर्बिटल्स को स्टार्ट करना, तब ही n+l रूल प्रॉपरली फॉलो हुआ करता है। ठीक है जी। एक जब हम कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं तो हम नोबल गैस फॉर्म ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा लिखते हैं। तो ये जो नोबल गैस फॉर्म ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें हमने नोबल गैसेस याद की थी, वो मैंने लिखी नहीं है जी। चलो मैं यहाँ पे एक बार लिख के आपको याद करा दूं जी। नोबल गैसेस कौन कौन सी थी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। ये 6 नोबल गैसेस हैं जो हमने याद करी हुई हैं। अगर मैं इनके एटॉमिक नंबर्स याद कराऊं, हीलियम का था जी Z = 2, एटॉमिक नंबर इज 2। ये नोबल गैसेस along with their atomic numbers, मैंने बार बार कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो अगर हम नियॉन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 10, आर्गन की बात करें इसका एटॉमिक नंबर है 18, क्रिप्टॉन इज 36, जीनॉन इज 54 एंड रेडॉन इज 86। तो इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए प्रॉपर हर ऑर्बिटल को उसकी कैपेसिटी तक पूरा भर भर के आगे बढ़ते चले जाना, दैट इज हाउ वी राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक ऑफ एक्सेप्शंस। हमने ये पॉइंट करा हुआ है
बट आज हमें रिकॉल या रिवाइज कर रहे हैं अच्छे से। सो एक्सेप्शंस इन कॉन्फ़िगरेशंस जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैं अभी अप टू सिर्फ एटॉमिक नंबर 86 तक जो मेन एक्सेप्शंस हैं वो डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद वाली एक्सेप्शंस याद करनी थोड़ी डिफिकल्ट हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड ऑर्डर से वेरी करती हैं। सो अभी 86 तक वाली पहले सीखते हैं। अब इन एक्सेप्शंस को भी मैंने याद करने के लिए आज से 3 तरह की कैटेगरी में आपको डिवाइड करा दिया। वो क्या क्या? एक ऐसी एक्सेप्शन होगी जिसके अंदर अल्टीमेटली एंड में हाफ फिल्ड सबशेल्स हो जाया करेंगी। क्या हो जाया करेंगी? हाफ फिल्ड सबशेल्स। करके देखते हैं बेटा ये वाला केस। हाफ फिल्ड सबशेल्स में जैसे ये 3 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड गैडोलिनियम। जीडी इज गैडोलिनियम। ये 3 एलिमेंट्स इस कैटेगरी की एक्सेप्शन में आ जाएंगे। ठीक है जी। सो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। सो व्हेन वी वर डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस, सो वहां पे एक पॉइंट आया था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस एटॉमिक नंबर की एक्सेप्शन है और किसकी नहीं। तो मैंने आपको यही कहा था, जब आप एक्सेप्शंस याद करोगे तो आपने दोनों चीजें याद रखनी है, एलिमेंट का नाम भी और उसका एटॉमिक नंबर भी। देखो एलिमेंट का नाम तो हम याद कर ही लेते हैं, तो इट इज बेटर कि हम एटॉमिक नंबर साथ में याद रखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में एटॉमिक नंबर दिया आता है, नाम दिया आता ही नहीं है, तो वहां कंफ्यूज होंगे जी। सो क्रोमियम और एटॉमिक नंबर 24 पे एक्सेप्शन आती है। ये सबसे पहली एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इन द पीरियोडिक टेबल। तो हमारे अकॉर्डिंग जैसे हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखा करते हैं, जस्ट 24 से पहले कौन सी नोबल गैस आती है? आर्गन। आर्गन 18, तो हमने लिख लिया जी आर्गन 18। अब आर्गन 18 तीसरे नंबर की नोबल गैस है। दिस वाज फर्स्ट, दिस वाज सेकंड, दिस वाज थर्ड, दिस वाज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। ये हमने कहा था जितने नंबर की नोबल गैस है उसके बाद नेक्स्ट नंबर वाला एस फिलअप करना कंटिन्यू करो। मतलब जब मैं आर्गन 18 की बात कर रहा था तो थर्ड नोबल गैस है, तो मैं यहां तक आ चुका हूं। अब मैं यहां से कंटिन्यू करूंगा एनर्जी ऑर्डर को 4s से। सो मेरे अकॉर्डिंग आपको याद होगा क्रोमियम की एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन हमारी ये होनी चाहिए थी। एक्सपेक्टेड ये थी, वो क्या? आर्गन 18 4s2 है ना जी। 4s पूरी भर के ही 3d शुरू होएगी, अभी बोला था अगर रूल फॉलो होना है तो 4s की कैपेसिटी 2 की है, तो 4s को पूरा फिलअप किया। 4s2 3d4 होना चाहिए था, बट नहीं है। उसमें क्या है? 4s1 3d5 है। क्या है बेटा? 4s1 3d5। मतलब क्या हुआ? जो ये एक इलेक्ट्रॉन था 4s का, कहीं ना कहीं हमने यहां शिफ्ट कर दिया। हमने 4s के 2 को 4s1 बना देखा एक्सेप्शन के अंदर। एक इलेक्ट्रॉन जो हमारे अकॉर्डिंग 4s में 2 होने चाहिए थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन 3d में जाके बैठा है एक्स्ट्रा। सो दिस इज द एक्चुअल एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। ये मैंने पहले भी समझाया था। तो कर करा के हमारी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी जी? इट इज आर्गन 18 4s1 3d5। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स भर गए। आर्गन 18 4s1 3d5 हमारी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम हो चुकी है जी। अब एक छोटी सी बात यहीं क्लैरिफाई करते हैं आगे चलने से पहले। कहते हैं जी ये एक्सेप्शन हुई क्यों? Why was this 4s इलेक्ट्रॉन गॉट शिफ्टेड टू 3d? हमारे उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए था, फिर ये क्यों हुआ? सो प्लीज अंडरस्टैंड नाउ, जो ये एक्सेप्शंस होती हैं उनकी एक्सप्लेनेशन हम कभी कभी देते हैं जी। कैसे? 2 रीजंस कहे जाते हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला जी। नाउ आई एम टेलिंग यू, एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रोमियम बाय आइदर इज ड्यू टू सिमेट्री। क्या बेटा? सिमेट्री। सिमेट्री वर्ड का मतलब होता है सिमिलर अरेंजमेंट, एक जैसी चीजें। तो आप नोटिस करो यहाँ पे 3d4 जो था उसके अंदर ही 4 इलेक्ट्रॉन्स जो थे, ये क्लॉकवाइज स्पिनिंग है जी। अगर अपवर्ड एरो दिखाया तो क्लॉकवाइज स्पिनिंग। अब अगर मैंने ये इलेक्ट्रॉन भी यहां ले आया तो आपको दिख रहा है जी, ये प्रॉपर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट बन गया जी। इट इज अ प्रॉपर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, सब एक जैसा सा लग रहा है। तो कहा जाता है कि सिमेट्रिकल चीजें, सिमेट्रिकल सब्सटेंसेस आर मोर स्टेबल। तो जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन यहां भेजा, जो अरेंजमेंट फाइनली बना वो सिमेट्रिकल बना, हेंस इट इज स्लाइटली मोर स्टेबल, हेंस ये ऐसा बन गया। सो एक रीजन दिया जाता है जी, क्या? सिमेट्री। यहां तक बात समझ आ गई जी? ये आसान रीजन है जी, सिमेट्री के कारण हमने कहा एक्सेप्शन हुई। सेकंड रीजन, नाउ सेकंड रीजन देखो जी। Second very important reason is called as the reason due to exchange energy.
ये एक नई टर्म है, इसको हम बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे, बट मैं फिर भी आपको क्लैरिफाई करता हूँ ये एग्जैक्टली है क्या। ये समझाया गया है जी, इसकी डेफिनेशन दी है जी। व्हाट इज एक्सचेंज एनर्जी? इट इज द एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशंस एक्सचेंज करते हैं। ये जो एक्सचेंजेस बोल रहा हूं ये बेसिकली पोजीशन एक्सचेंज को बोल रहा हूं, ठीक है जी। पोजीशन एक्सचेंजेस होती हैं। कैसे? मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ले, ये ऐसे आ जाए, ये ऐसे चला जाए, ये ऐसे आ जाए, ये ऐसे चला जाए, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में पोजीशंस अगर एक्सचेंज करेंगे तो उस एक्सचेंज के टाइम पे कुछ एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी रिलीज का नाम होता है क्या? एक्सचेंज एनर्जी। सो एक्सचेंज एनर्जी ड्यू टू व्हाट? पोजीशन एक्सचेंजेस, ओके, बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज कर सकते हैं? सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं जिनकी एनर्जी स्पिन सेम हो और जिनका स्पिन भी सेम हो। दोनों चीजें सेम हो, है ना जी। सेम एनर्जी चाहिए, सेम स्पिन चाहिए, बोथ द प्रॉपर्टीज सेम होंगी, तब पोजीशंस अपनी वो इंटरचेंज कर पाएंगे और तब कुछ एनर्जी रिलीज होगी और तब उसका नाम होगा क्या? एक्सचेंज एनर्जी। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम स्पिन है, अगर इनके नंबर को मैं रिप्रेजेंट कर दूं n से अभी के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम स्पिन इफ रिप्रेजेंटेड बाय n, तो ये देखो जी, ये नई चीज, एक्सचेंजेस पॉसिबल कितने होंगे? फिर एक फॉर्मूला है n इंटू n माइनस वन बाय टू, याद रखना जी, ये मैं आपको बता रहा हूं। जब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी भी सेम है और स्पिन भी सेम है, अगर उनकी वैल्यू n है, तो अगर वो अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर रहे हैं तो ऐसे एक्सचेंजेस का टोटल नंबर का पॉसिबिलिटी n इंटू n माइनस वन बाय टू होता है। याद रख पाओगे? इजी है जी, बट आपको बस पता करना है जी सेम एनर्जी सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, फिर वो n है, तो n इंटू n माइनस वन बाय टू गिव्स यू द एक्सचेंजेस पॉसिबल। नाउ कम बैक। अब इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी सेम हो जी, कौन होते हैं जी? ये भी मैंने एक चीज बताई हुई है, ये पढ़ो जी, ये चीज पढ़ो। ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ पर्टिकुलर सबशेल, ये हम बार बार कहा करते हैं जी, ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ पर्टिकुलर सबशेल। अगर मान लो मैं 2p लेता हूं, हमें पता है 2p एक सबशेल है, उस 2p सबशेल के अंदर तीन ऑर्बिटल्स होती हैं, 2px, 2py, 2pz। तो वो एक 2p पर्टिकुलर सबशेल है, उसकी जो तीन ऑर्बिटल्स होंगी, ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी क्या होगी? सेम। उनको हमने पहले ही बताया था, क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। सिमिलरली अगर हम डी सबशेल लेते हैं, जैसे हमने 3d सबशेल ली, 3d सबशेल में ये लीजिए 3d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। हर डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, वो पांचों की पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, वो क्या होंगे? डीजेनरेट होंगे जी। क्लियर है जी बात? तो उनमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी क्या आएगी? सेम। सो हमें सेम एनर्जी यानी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई करने हैं और फिर उनमें स्पिन भी क्या होना चाहिए? सेम। तो जैसे अब मैंने नाम दे दिया, क्या मैंने कहा? जो ये एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन थी किसकी? क्रोमियम की, उसको मैंने 1 बोल दिया। क्या बोल दिया जी? 1। और जो मेरी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है आफ्टर एक्सेप्शन, उसको मैंने फिलहाल नाम दे दिया 2। लेट मी कॉल दिस एज 2। दिस इज 1, दिस इज 2। नाउ यू टेल मी, इस 1 वाली कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो एक्सपेक्टेड थी, अब जो मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं, इनमें से ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी एनर्जी और स्पिन सेम है? एनर्जी भी सेम है, स्पिन भी सेम है। नाउ इफ यू सी 4s और 3d की तो एनर्जी सेम नहीं है, तो या तो 4s वाले देखो या 3d वाले। तो 4s को छोड़ देते हैं, पहले 3d को देखते हैं। 3d के अंदर ये पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है? सेम। अभी बताया डीजेनरेट है, और इसका मतलब ये पांचों ऑर्बिटल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे या रहेंगे उनकी एनर्जी सेम होगी। और स्पिन मैंने अभी इन चारों का क्या दिखाया है? सेम। तो टेक्निकली यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी सेम है, स्पिन भी सेम है। तो यहाँ पे n क्या है? 4 है। तो इसका मतलब एक्सचेंजेस पॉसिबल इन configuration 1 which was the expected configuration is equal to 4 into 4 minus 1 by 2 which is equal to 6। समझ गए जी बात? 4 into 4 minus 1 by 2 is equal to 6। अच्छा, अब यहां जाओ, अगर मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दिया था, तो अब 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं
जिनकी एनर्जी भी सेम है और स्पिन भी सेम है। तो अब n की वैल्यू क्या होगी 5। तो एज पर दिस फॉर्मूला अब एक्सचेंजेस कितने हो गए जी 5 into 5 minus 1 by 2। How much is that? 5 into 5 minus 1 by 2, 5 4 20 by 2 is 10। तो अब बताओ जी किसमें एक्सचेंजेस पॉसिबल ज्यादा हैं 1 में के 2 में? क्योंकि इसमें मोर एक्सचेंज एनर्जी, मोर एक्सचेंज एनर्जी मोर स्टेबल। उतनी ही कॉन्फ़िगरेशन क्या मानते हैं स्टेबल, ऐसे कह दिया जाता है। जिसकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो 1 और 2 में से कौन ज्यादा स्टेबल है 2। इसीलिए क्रोमियम ने अपनी कॉन्फ़िगरेशन ये ना रख के ये बना ली, इसीलिए उसके अंदर एक्सेप्शन आ गई। तो अब लास्ट बार क्रोमियम की एक्सेप्शन को दो तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, या कह के कि जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन बनी एक्सेप्शन के बाद उसमें सिमेट्री ज्यादा है, या ये कह के कि उस एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक्सचेंज पोजीशन ज्यादा होने से, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होने से स्टेबिलिटी ज्यादा है। जो मर्जी बोल दो जी, इन दोनों रीजन से हमने ये जस्टिफाई करा कि ये वाली कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए क्रोमियम ने एक्सेप्शन शो करी है जी। क्लियर है जी बात। तो जितनी भी हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड सब शेल्स होती हैं उन सबको हम इन दो रीजन से जस्टिफाई कर दिया करते हैं कि इन दो रीजंस के कारण ही वो एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस बन गई, हेंस एक्सेप्शन उनके अंदर आ गई। ऐसा हुआ जी। क्लियर है जी बात। तो एक बार अब मैंने ये वाली एक्सेप्शन अच्छे से कवर कर दी, क्रोमियम ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन हुई और उसकी रीजंस ये दो दिए जाते हैं जी। और हाँ, एंड में इसके 3D क्या हो गया, एंड में 3D क्या है 5। अच्छा 3D की पूरी कैपेसिटी कितनी है जी, 3D की पूरी कैपेसिटी कितनी है आपको याद होगा जी। अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो अगर मैं सबशेल लिखूं, सबशेल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी याद करा दूं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटी याद करा देता हूं, तो है जी एस पी डी एफ। तो इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है जी 2 6 10 14। इतने इतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इस सब शेल में आते हैं। तो डी के अंदर मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, तो यहाँ पे 5 हैं, तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। ऐसे ही यहाँ पे डी के अंदर 10 आ सकते हैं, एग्जैक्टली 5 है, हाफ फिल्ड है। एफ के अंदर कितने आ सकते हैं 14, एग्जैक्टली 7 है, क्या है हाफ फिल्ड है। अब एक बार देखना जी, जो क्रोमियम और मोलिब्डेनम है ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सेप्शन है। सिमिलर क्यों, फिर वही बात, इसमें 4s1 3d5 है, इसमें 5s1 4d5 है, सिर्फ शेल चेंज हुई है, एक्सेप्शन सेम है। लेकिन जो गैडोलिनियम है जीडी है, इसकी हाफ फिल्ड डी नहीं है, इसकी हाफ फिल्ड एफ है। ठीक है जी, इसमें हाफ फिल्ड डी सबशेल, हाफ फिल्ड डी सबशेल, हाफ फिल्ड एफ सबशेल। हमारे एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है जी, यहाँ पे क्या होना चाहिए था उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। हमारे एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग 6s के बाद, ये राजी 6s के बाद क्या आना चाहिए था 4f। 6s के बाद 4f आ रहा है, लेकिन 5d तो उसके बाद आना चाहिए था, जब 4f पूरी भर जाती फिर 5d आता। यहाँ तो 4f हाफ फिल्ड होके ही 5d में चला गया। यस, इसीलिए चला गया क्योंकि उसने 4f को हाफ फिल्ड रखना चाहा। उसने बोला 4f हाफ फिल्ड बहुत स्टेबल है, हालांकि 5d अभी शुरू तो नहीं होना चाहिए बट कर दो, ताकि हाफ फिल्ड f बची रहे और एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनी रहे। तो ये पहली 3 कॉन्फ़िगरेशंस की हाफ फिल्ड सबशेल से हमने कैटेगरी बना दी जी। इसी तरह से आगे जी सेकंड कैटेगरी, इसमें हमने फिर 3 लिख लिए जी, कॉपर, पैलेडियम एंड सिल्वर। ठीक है जी, ये फुली फिल्ड सबशेल है, चेक इट आउट। अब यहाँ पे डी क्या है 10 है जी, यहाँ पे भी डी क्या है 10 है जी, और यहाँ पे भी डी क्या है 10 है जी। सो डी में कैपेसिटी ही 10 इलेक्ट्रॉन्स की है, जब उसके अंदर 10 आ जाएंगे तो वो फुली फिल्ड हो जाएगी। फुली फिल्ड वाली भी सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी के कारण ही एक्स्ट्रा स्टेबल है। ठीक है जी, तो यहाँ पे S2 होना चाहिए था, S1 रह के D10 बन गया। ये कमाल हो गया जी, ये अकेली ऐसी एक्सेप्शन है, पैलेडियम की अकेली ऐसी एक्सेप्शन है जिसके अंदर S0 ही हो गया। बाकी सब में S1 S1 या S2 S1 S1, इसमें तो S क्या हो गया 0 ही हो गया जी। ये पूरे पीरियोडिक टेबल में अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसमें एक्सेप्शन हुई, जिसमें S में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे बट है नहीं। ठीक है जी, और इसमें D क्या होगी 10, टेक्निकली होना ये चाहिए था क्रिप्टॉन 36 के बाद 5s में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर के
फिर 4D में भरने शुरू होते तो एक्सपेक्टेड होता 5s2 4d8, बट 5s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को 4d में शिफ्ट करके 4d10 बना दिया, जो कि फुली फिल्ड डी सबशेल है, विच इज अगेन एन एक्सेप्शन। क्लियर होगी जी बात। 5s0। अच्छा, कॉपर और सिल्वर की एक्सेप्शन सिमिलर है जी, वो क्यों? 4s1 5s1 3d10 4d10, तो इसमें कुछ खास बात नहीं है। सो ये हाफ फिल्ड है, ये फुली फिल्ड है, 3 हाफ फिल्ड वाली 3 फुली फिल्ड वाली, ये इंपॉर्टेंट होगी जी। क्लियर है जी बात यहाँ तक? आगे आ जाओ जी, आगे बात करूं, आगे बात करता हूं जी। लो जी, अब आता हूं जी मैं अदर एक्सेप्शंस। ये मैं वो एक्सेप्शंस की बात कर रहा हूं जिनके अंदर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड सबशेल्स नहीं है, फिर भी एक्सेप्शंस हैं। मतलब यहां से क्लैरिफाई हुआ कि हर एक्सेप्शन जो कॉन्फ़िगरेशन में आती है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड सबशेल्स। सम एक्सेप्शंस आर अदर देन दीस, और वो हमने ये 1 2 3 4 5 6 लिखी हुई हैं जी। मैं इन सबकी कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं जी क्या होगी, आप समझना एक्सेप्शन कैसे है। अच्छा जी, ये है जी नियोबियम, एटॉमिक नंबर 41। नियोबियम से जस्ट पहले नोबल गैस आती है क्रिप्टॉन, तो टेक्निकली इसके बाद लिखना चाहिए था मुझे क्रिप्टॉन 36। ये 4th नंबर की नोबल गैस है, तो मुझे इसके बाद क्या भरना है? 5th नंबर का S, 5s भर दिया जी। अब 5s के अंदर मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं? 2, फिर 4d में भरने। लेकिन एक्सेप्शन है इसमें, 5s में 2 नहीं है, 5s में 1 ही है, ये एक्सेप्शन है। तो फिर बाकी सारे 4d में कर लो जी। कितने बचे? 36 + 1 37, कितने बचे? 4 रह गए जी। तो इसके अंदर अब 4d के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें अब d जो है 4d4 है, हाफ फिल्ड प्रॉपर नहीं है, तो इसको हमने अदर्स के नाम से याद रखा, 5s1 4d4 याद रख पाओगे जी, है ना जी। चलो जी नेक्स्ट देखो जी। अब मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम है जी अगेन क्रिप्टॉन 36 5s1। फिर इसमें दिक्कत वही है जी, 5s2 की बजाय 5s1 रह जाता है। अब 36 + 1 37, कितने बचे जी? 37 + 5 हो गया जी, है ना जी। अच्छा, ये मेरे को यहाँ लिखनी चाहिए थी, तो मैं कवर कर चुका हूँ, सॉरी, ये रिपीट होगी बेटा, मॉलिब्डेनम वाली रिपीट होगी, क्योंकि मॉलिब्डेनम तो ऑलरेडी हमने हाफ फील्ड के अंदर कवर कर दिया था। चलो आगे आ जाओ। नियोबियम के बाद आ गया आरयू, आरयू इज रुदेनियम, आरयू स्टैंड्स फॉर रुदेनियम। रुदेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 44। अब ये क्या होना चाहिए? अगेन क्रिप्टॉन होना चाहिए 36, ओके। फिर उसके बाद आना चाहिए 5s2 होना चाहिए, लेकिन 1 रह जाता है, ओके। देन 36 + 1 37, 37 + 7 4d के अंदर रह जाते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये एक्सेप्शन है जी। इसमें भी गड़बड़ वही है जी, d 5 नहीं है, हाफ फिल्ड नहीं है, d 10 भी नहीं है, फुली फिल्ड भी नहीं है, फिर भी ये एक्सेप्शन है। इसमें 5s2 ना रह के 5s1 रह गया, तो ये एक्सेप्शन ना हाफ फिल्ड में कवर हुई, ना फुली फिल्ड में कवर हुई। इनका कोई प्रॉपर रीजन हम अभी नहीं दे सकते कि भी एक्सेप्शंस क्यों आती हैं। अभी के लिए हम इनको सिर्फ फेस वैल्यू पे ही याद करेंगे। हाँ, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड का कोई भी रीजन पूछे क्यों है, तो 2 हैं, एक ए पार्ट सिमेट्री, बी पार्ट एक्सचेंज एनर्जी। इन अदर एक्सेप्शंस का कोई रीजन नहीं है, बट ये याद होनी जरूरी है। आगे आ जाओ जी। ये RH, RH स्टैंड्स फॉर रोडियम, रोडियम हो गया जी आपका क्रिप्टॉन 36। क्या हो गया बेटा? क्रिप्टॉन 36। फिर होना चाहिए था 5s2, लेकिन रह जाता है 5s1, फिर वही दिक्कत है। अब 36 + 1 37, 37 प्लस कितने हैं जी? 8 और रह गए जी, सो इट विल बी 4d8। तो ये इसकी एक्सेप्शन है जी। इसमें भी 5s2 का 5s1 रह गया, इसमें भी 5s2 का 5s1 रह गया, इसमें भी 5s2 का 5s1 रह गया जी। अब आ गया जी लेंथेनम, लेंथेनम की बात करते हैं जी। लेंथेनम में तो अब नोबल गैस ही चेंज होगी जी, अब तो ये जीनॉन के बाद आ रहा है, तो भैया अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे आएगा जीनॉन 54। अब ये कितने नंबर की नोबल गैस होगी? 5th नोबल गैस के बाद वाला S कौन सा होएगा? 6s। अब हमारे अकॉर्डिंग कहां पहुंच गए हम? यहां पहुंच गए जी 6s पे। 6s के बाद क्या भरना चाहिए? 4f, एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग 4f आना चाहिए। तो 6s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? कैपेसिटी 2 की, s की कैपेसिटी 2 की, भर दिए जी। 54 + 2 56। अब नेक्स्ट एक ही इलेक्ट्रॉन बचा 57th, वो जाना कहाँ चाहिए था? हमारे एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाना चाहिए था 4f, बट हमने पहले पढ़ा हुआ, इसमें चला जाता है वो 5d में। इन प्लेस ऑफ 4f वो 5d में चला जाता है, तो इसलिए हमने इसको एक्सेप्शन में कवर कर लिया। अदर एक्सेप्शन में कोई हाफ फिल्ड नहीं है, कोई फुली फिल्ड नहीं है। 4f का इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था 4f में, बट चला गया 5d में।
इसलिए एक्सेप्शन होगी। अब आगे जी प्लेटिनम, प्लेटिनम की बात करते हैं जी। प्लेटिनम Z=78, इससे जस्ट पहले यही नोबल गैस आएगी, ये फिर से क्या आएगा जी, जीनॉन 54, फिर 6s2, बिल्कुल सही है जी, 6s2 आ गया जी। 6s2 के बाद हमारे अकॉर्डिंग एनर्जी ऑर्डर में क्या आना चाहिए था, 4f14 आना चाहिए था जी। अच्छा 4f14 आना चाहिए था। अब कितने हो गए जी, टेक्निकली 54 + 2, 54 + 2 इज 56, 56 + 14 इज 56 + 14 हो गए जी 70 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं। अब 78 है, 4f के बाद क्या आएगा 5d। अब तो ठीक है जी, 4f के बाद तो 5d ही आएगा ना एनर्जी ऑर्डर में, 4f के बाद 5d। 5d में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे जी 8, अगर 8 आ जाते फिर तो वो एक्सेप्शन ना होती। अब यहाँ एक्सेप्शन है, यहाँ 6s2 की बजाय फिर से खास बात, यहाँ पे 6s रह गया 1 और 5d 8 की बजाय 5d हो गया 9, तो ये भी इंपॉर्टेंट है जी। ये 5s1 5s1 5s1, लेकिन ना ये हाफ फिल्ड है ना ये फुली फिल्ड, ना ये हाफ फिल्ड है ना ये फुली फिल्ड, ना ये हाफ फिल्ड है ना ये फुली फिल्ड। सेम हियर 6s1, ना ये हाफ फिल्ड है ना ये फुली फिल्ड एंड वाली। तो ये हमारी अदर एक्सेप्शंस होगी जी। तो इस तरह से हमने मेन एक्सेप्शंस अप टू एटॉमिक नंबर 86 यानी बिफोर रेडॉन कवर कर ली। कुछ को हमने बोल दिया हाफ फिल्ड सबशेल्स वाली हैं, कुछ को बोल दिया फुली फिल्ड सबशेल्स वाली हैं, और कुछ हमने कवर कर दी अदर एक्सेप्शंस में। सो आई हैव ट्राइड टू नोट डाउन ऑल द एक्सेप्शंस कैटेगरी वाइज सो दैट व्हेन यू लर्न, लर्निंग बिकम्स सिंपलर। ठीक है जी, कुछ आसान हो जाए इसलिए मैंने ऐसे याद कराया है, हाफ फिल्ड फुली फिल्ड अदर्स। और बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ एलिमेंट्स के नाम याद मत करना, साथ में धीरे धीरे करके ही सही उनके एटॉमिक नंबर्स भी याद कर लो। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर का पार्ट 1 कवर हुआ। इस पार्ट 1 में जो नई चीज, बहुत नई चीज सीखी वो ये चीज सीखी, क्या जी, एक्सचेंज एनर्जी। बाकी सारी चीजें करी हुई थी, हाफ फिल्ड वर्ड पढ़ा हुआ था, फुली फिल्ड वर्ड भी पढ़ा हुआ था, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स भी पहले से पढ़ा हुआ है, एनर्जी ऑर्डर भी करा हुआ है, काफी कुछ करा हुआ है। लेकिन जो नई चीज पता लगी है वो क्या है, एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, चलो इतना नोट डाउन कर लो जी। देन आई विल स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले बी वेरी फ्रेश। ठीक है बेटा, थोड़ा सा मैथमेटिकल सा पार्ट है, डिफरेंट तरह का काम है। ये जो नेक्स्ट पार्ट मैं करूंगा, दैट इज अगेन आई एम टेलिंग यू पर्टिकुलरली फॉर जेई एडवांस्ड एंड ओलंपियाड्स, या फिर आप ये कह लो अगर मेडिकल एंट्रेंस में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअली क्या है, लास्ट ईयर तक एम्स का एग्जाम अलग था, तो एम्स के पेपर के कॉन्सेप्ट्स, अब एम्स और नीट का एग्जाम इकट्ठा हो गया है, तो अब नीट में भी एम्स के जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो अब जो हम काम करने वाले हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थोड़ा डिफरेंट है। तो टेक अ पॉज, लिख के पॉज लेके फ्रेश होके पानी पी के फिर बैठना है जी। ठीक है जी, सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट। ये कंप्लीट कर लो जिसका रह गया जी। आई गिव यू 2 मिनट्स, हरी अप, कंप्लीट दिस अप प्लीज, कर लो कंप्लीट। लो जी बेटा, फिर हम अब आगे जी सेकंड पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर है ना जी। आज का सेकंड पार्ट मैंने आपको कहा था वी विल बी कवरिंग स्लाइटली एडवांस्ड लेवल। एडवांस लेवल हमने करना है कवर जी क्वांटम मॉडल का। हमने जो एंड में एटॉमिक स्ट्रक्चर में मॉडल ऑफ एटम, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल करा, वो क्वांटम मॉडल है, याद है। इट इज बेस्ड ऑन, क्वांटम मॉडल किसके ऊपर बेस्ड है जी, इट इज बेस्ड ऑन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, है ना जी। आपको याद होगा, दिस इज बेस्ड ऑन Schrödinger वेव इक्वेशन। जो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट है बेटा चैप्टर का, ये इंपॉर्टेंट है, बट इसको पीछे किसी भी चीज के साथ मिक्स नहीं करना। क्लियर है जी बात, मैं लास्ट बार बोल रहा हूं जी, जो भी ये पार्ट है इसको पीछे कहीं से मिक्स नहीं करना, इसको अलग से करना, समझना। जितना मैं समझा रहा हूं उतना ही काफी है, ज्यादा नहीं सोचना। ये मैं आपको जो भी करा रहा हूं, जितना आपके सिलेबस में है उसे थोड़ा एक्स्ट्रा ही करा रहा हूं, ताकि आपकी क्यूरियोसिटी को थोड़ा शांत कर सकूं। बट अदरवाइज इससे और ज्यादा क्यूरियस अभी फिलहाल नहीं होना जी। फिर कभी अगर आपने सोचना हुआ सोच लेना, बट अभी नहीं। अभी राइट नाउ इन क्लास 11th
यू आर वेरी वेरी इन बेसिक स्टेजेस। अगर आप ज्यादा सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो अभी थोड़ा और इवॉल्व होने दो साइंस को आपके माइंड में, फिर चीजें आपको और अच्छे से समझ आएंगी। अभी जितना मैं कराऊंगा उतना काफी है, ठीक है जी। चलो पहले कुछ बेसिक्स बताते हैं जी, क्या लिखी हुई है बोर्ड पे, मैंने क्या ड्रॉ कर रखा है। नाउ लिसन टू मी। नॉर्मली हम ऐसे तीन तरह की एक्सेस माना करते हैं ना जी, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। सपोज जो मेरा ये व्हाइट बोर्ड बना हुआ है, ये सारा का सारा एक्स और वाई पे ही बना हुआ है। जेड बाहर की तरफ आपकी तरफ है जी, टूवर्ड्स यू अगर मैं आ जाता, अगर मैं यहाँ पे इस तरफ को मूव करता तो वो जेड एक्सेस होती। तो ये जो मैंने ऐसे बनाया एक्चुअली ऐसे नहीं है एक्सेस, ये ऐसे है। एक्स वाई एंड जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीन डायरेक्शंस की एक्सेस होती हैं जी। लेट अस से दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई, जेड हैज टू बी लाइक दिस। तो मैंने अभी फिलहाल उसको ऐसे दिखा दिया, ठीक है जी। अब कोई भी पॉइंट अगर आप इस बोर्ड पे बनाते हो, ये वाला जो पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर आप बोर्ड पे बनाते हो तो उसका ये वाला पार्ट, ये एक्स, उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, इतना वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, इतना वो वाई एक्सिस के ऊपर है। ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये उसका वाई कोऑर्डिनेट। तो ये पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय, है ना जी, पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। जब भी हम उसके तीन वैल्यूज बता देते हैं एक्स वाई जेड के, वो पॉइंट रिप्रेजेंट हो जाता है। सो अब इसका टेक्निकली अगर मैं मान के चल रहा हूं कि जो बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर ही पॉइंट है, तो जेड एक्सिस के ऊपर तो मैं बिल्कुल भी बाहर की तरफ तो आया ही नहीं, बोर्ड पे ही रहा। सो टेक्निकली इसकी जेड वैल्यू जीरो है। जेड वैल्यू क्या है? जीरो। तो अगर मैं जेड हटा दूं तो एक्स और वाई प्लेन बन गया फिर तो फिर दो कोऑर्डिनेट्स बन गए। चलो खैर, अभी के लिए मैं ये नहीं कहता कि जेड हट गया, मैं ये बता रहा हूं कि जेड उसका जीरो है। तो तीन मैंने एक्स वाई और जेड बोले, उसकी वैल्यूज बता दी, तो मुझे एक पॉइंट स्पेसिफाई हो जाएगा। किसी भी एक पॉइंट को थ्री डायमेंशंस में, तीन वेरिएबल्स के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए आपको उसके एक्स वाई जेड वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो ये एक्सप्रेस हो जाएगा अगर मुझे एक्स भी पता हो, वाई भी पता हो, जेड भी पता हो। ये जो एक्स वाई जेड होते हैं, है ना, जो ये जो एक्स वाई जेड होते हैं, इनको हम नॉर्मली कहा करते हैं, इनका नाम होता है, दे कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। क्या नाम देते हैं बेटा इनको? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ओके जी। अब मैं आपको एक नई चीज क्या बता रहा हूं, इसी पॉइंट को एक्सप्रेस करने के लिए तीन वेरिएबल्स एक्स वाई जेड लेने की जगह मैं आर फाई थीटा भी ले सकता हूं जी। और इनको बोलते हैं जी कौन से कोऑर्डिनेट्स? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अभी तक हमने ज्यादातर ये सुने हैं जी, ये हमारे नए आ गए जी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी। जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें क्या है, इसी पॉइंट का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, दैट इज आर, आर वेक्टर बोलते हैं इसको जी। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड एज आर। ये रहा ओरिजिन। अगर ये मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन से ये पॉइंट कितनी दूरी पे है, उस लाइन को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, उस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से लिंक कर दो, दैट इज उसका आर वेक्टर। ठीक है जी। ये है जी जेनिथ एंगल। जेनिथ एंगल रिप्रेजेंटेड बाय फाई। फाई, फाई जो है दैट इज एन एंगल मेड बाय दिस आर वेक्टर विद एक्स एक्सेस। मान लो ये मेरा आर वेक्टर था, तो भैया ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, वही क्या है जी? फाई है, उसको फाई बोलते हैं जी। इसी तरह से अगर मैं थीटा की बात करूं, थीटा, थीटा इज एन अनदर एंगल मेड बाय आर वेक्टर। यही आर वेक्टर जेड एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस ये लीजिए यहाँ पे, ये जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, उसको हम बोला करते हैं उसका थीटा। थीटा इज गिवन इंग्लिश नेम एजीमुथल एंगल या लॉन्गिट्यूडनल एंगल। ये सिर्फ कुछ टर्म्स बता रहा हूं बेटा, बहुत ज्यादा तो यूज नहीं करनी, बट कुछ अच्छी नॉलेज करने लेने के लिए कुछ नया सीखना पड़ता है। तो मैंने बताया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आर फाई थीटा का मतलब क्या है, उनके नाम क्या है जी। अब ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आप एक्स वाई जेड दे दो, या बाय आर फाई थीटा, या फिर आर फाई थीटा, या मैं ये तीन वेरिएबल्स, या मैं ये तीन वेरिएबल्स, इन तीनों में से कोई भी वेरिएबल्स मैं यूज कर लूं तो मेरा ये पॉइंट स्पेसिफाई हो जाएगा। पहले मैंने ये सिखाया। इसका मतलब होता है जी थ्री डायमेंशनल, जितने वेरिएबल्स चाहिए होते हैं जी। ठीक है जी। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ डायमेंशंस, ऐसे बोलते हैं जी,
किसी भी पॉइंट को एक्सप्रेस करने के लिए जितने वेरिएबल्स हम यूज करते हैं, हम उसको उतनी ही डायमेंशन की स्पेस बोलते हैं। सो अभी 3 पॉइंट्स, 3 वेरिएबल्स यूज कर रहा हूं, चाहे मैं एक्स वाई जेड करूं, चाहे मैं आर फाई थीटा करूं, है तो 3 वेरिएबल्स। तो आई एम टॉकिंग ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस। एक्स वाई जेड आर कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, आर फाई थीटा व्हाट आर दोस, एंड मिला के उनको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ये नई चीज सिखा दी। अब हमने जो पीछे पढ़ा हुआ है थोड़ा सा उसको कंटिन्यू करके यूज करते हैं। अब समझना जी, ठीक है जी। ये तो मैंने ऐसे ही सिखा दिया, कहीं कुछ लिखा जाए तो कंफ्यूज ना हो इसलिए बता दिया। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। हमने पीछे पढ़ा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, ये क्या था, इसका नाम क्या था, साई या जाई। जाई था क्या, हमने कहा था एम्पलीट्यूड वेव फंक्शन होता है जाई, ठीक है जी, ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। अगर हम इलेक्ट्रॉन वेव मान रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वेव की जो एम्पलीट्यूड है वो है जी जाई। हमने कहा था इसको ज्यादातर मोस्टली वेव फंक्शन बोला आता है जी। जाई मोस्टली कॉल्ड वेव फंक्शन, सबसे ज्यादा कॉमनली उसको हम ब्रीफ में वेव फंक्शन बोलते हैं जी मोस्टली, और कभी कभी ऑर्बिटल भी बोल देते हैं। तो जाई के 3 नाम जो यूज होंगे टर्मिनोलॉजी में बता दिए जी, वेव फंक्शन, एम्पलीट्यूड वेव फंक्शन या ऑर्बिटल। सबसे ज्यादा क्या चलेगा, वेव फंक्शन। आगे आ जाओ। जाई is a function of 3 variables x, y, z और r, phi, theta। अभी बताया जी, कोई भी चीज जो 3 वेरिएबल्स का फंक्शन होती है वो जरूरी नहीं है कि वो 3 वेरिएबल्स हमेशा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ही यूज करें। अभी तक हम प्रेफर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को कर रहे थे, लेकिन हम आगे जाके देखेंगे सीनियर क्लासेस में we could also use the spherical coordinates r, phi, theta। तो जाए 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, वो 3 या तो एक्स वाई जेड है या आर फाई थीटा है, इसीलिए जाई को हम 3 डायमेंशनल फंक्शन बोलते हैं। तो जिस तरह से पॉइंट के लिए 3 वेरिएबल्स चाहिए थे, उसी तरह से जाई एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन वेव की एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और उसमें भी 3 चीजें आती हैं, एक्स वाई जेड। सी ये एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ये आर फाई थीटा है, ये आर फाई थीटा का फंक्शन है। तो ये 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, 3 डायमेंशनल है। ओके, नाउ ये जो मैंने जब इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखा तो उसका फायदा सबसे बड़ा यही हुआ जी, ये जैसे ही जाई को मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेस करता हूं तो क्या देखा जाता है कि ये जो बड़ा सा फंक्शन है इसको 2 डिफरेंट पार्ट्स के प्रोडक्ट के इक्वल मान लिया जाता है। मतलब ये फंक्शन एक्चुअल में 3 वेरिएबल्स का है, लेकिन वो हम 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं फंक्शन को। कौन कौन सा, एक आर आर और एक जी थीटा, जी फाई थीटा। आर आर मतलब इनमें से मैंने क्या करा, ऐसा कुछ करा कि आर वाला पार्ट अलग हो गया और एंगल्स वाला पार्ट अलग हो गया। तो हम इन दोनों पार्ट्स को अगर आपस में प्रोडक्ट ले लें तो हम एक्चुअल जाई तक पहुंचेंगे। या जाई कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 सिंपलर पार्ट्स। In one part only radius is present, in another part only angles are present, hence the name. These parts are called either radial part or angular part. So xi is actually function of 3 variables, and if these 3 variables are spherical coordinates, that is r, phi, theta, then it is simplified as product of 2 different functions, 2 different parts. Out of them, one function, one part is called radial part, which is only having radius as variable. Another is called as angular part, in which only angles are present as variables. तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी, ऐसे समझ आना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। मूविंग ऑन, हमने पहले ही पढ़ा था जाई स्क्वायर क्या होता है। व्हाट इज जाई स्क्वायर? जाई स्क्वायर हमने बात की थी, उसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जाई स्क्वायर एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, उसका मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट स्पेस पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, दैट इज गिवन बाय द वैल्यू ऑफ जाई स्क्वायर। सो जाई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। चलो, जाई पहले से पता था, उसमें ये चीज नहीं बता दी। जाई स्क्वायर पहले से पता था, रिपीट कर दिया। अब एक नई चीज और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लीजिए। एक होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एक होता है रेडियल
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियल वर्ड आता है, रेडियल वर्ड आता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी, शॉर्ट में डिस्ट्रीब्यूशन बोलते ही नहीं, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी नहीं बोलते, रेडियल वर्ड जरूर आता है। ठीक है जी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्फेरिकल शेल अराउंड न्यूक्लियस। सी दिस इज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जो जाई स्क्वायर है वो एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी है इसकी, लेट्स से इस पॉइंट पे कितनी प्रोबेबिलिटी होगी वो जाई स्क्वायर से आएगा। जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्फेरिकल शेल, दैट इज पर्टिकुलर वॉल्यूम, कुछ वॉल्यूम होगी, ये पूरा एक वॉल्यूम है, शेल है, ये मैंने बना के दिखाया। सपोज ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास एक स्फेरिकल शेल मान लिया अराउंड न्यूक्लियस एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। हमने न्यूक्लियस के सेंटर को ओरिजिन माना। ठीक है जी, हमने क्या करा, हमने न्यूक्लियस के सेंटर को ओरिजिन मान लिया। ठीक है जी, सपोज ये मेरा न्यूक्लियस था, हमने इसको क्या मान लिया जी, ओरिजिन मान लिया। दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सेंटर को हमने जब ओरिजिन माना, ठीक है, न्यूक्लियस के सेंटर को जब हमने ओरिजिन माना तो उससे जो इस शेल का रेडियस है वो आर है, और हमने कहा जी डी आर थिकनेस ले लो। इस शेल की थिकनेस क्या है, डी आर है। ये पर्टिकुलर वॉल्यूम हो गई। इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं क्या, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और वो आती कैसे है जी, देखो जी, एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, जाई स्क्वायर, ये एक पॉइंट की है, और हमने एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज से 4 पाई आर स्क्वायर डी आर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर रिप्रेजेंट्स व्हाट, वॉल्यूम ऑफ दिस शेल ऑफ थिकनेस डी आर। अच्छा, किसी भी सफेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया इनटू थिकनेस। तो 4 पाई आर स्क्वायर उसका सरफेस एरिया, डी आर उसकी थिकनेस, एरिया इनटू थिकनेस वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल इनटू जाई स्क्वायर। जब जाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये प्रोबेबिलिटी पॉइंट की नहीं रही, ये प्रोबेबिलिटी उस वॉल्यूम की बन गई जो कि शेल के अंदर आ रही है। उस शेल के अंदर जितनी भी प्रोबेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आगे मैंने अब तीन चीजों के ग्राफ्स डिस्कस करने हैं आगे जाके, कौन कौन से, जाई का ग्राफ आएगा, जाई स्क्वायर का ग्राफ आएगा, पी आर का ग्राफ आएगा। पी आर क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, एक छोटी सी बात बता देते हैं जी, इसको बहुत बार ऐसा लिखे आने की बजाय ऑल्सो रिटन एज पी आर इज इक्वल टू आर आर का स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ऐसे भी लिखा आता है जी। ठीक है जी, आर आर का स्क्वायर, जाई स्क्वायर की जगह क्या लिखा था, आर आर का स्क्वायर। मतलब हमने सिर्फ कौन सा पार्ट लिखा हुआ है, रेडियल पार्ट ऑफ जाई, रेडियल पार्ट ऑफ जाई का स्क्वायर। समझ रहे हो जी, टेक्निकली जो हम वेरिएबल ही रेडियस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पूरे जाई को लिखने की बजाय सिर्फ उसका रेडियल पार्ट भी लिख दें यहाँ पे तो चलेगा जी। तो ऐसा लिखा होना या ऐसा लिखा होना इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट किसको करता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। मैं आगे तीन तरह के ग्राफ करूंगा, जाई, जाई स्क्वायर एंड रेडियल प्रोबेबिलिटी, इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब एक्चुअल में मुझे ग्राफ बताने हैं, तो ये है क्या वो बताया, इसमें जाई स्क्वायर क्या है वो बताया, जाई स्क्वायर कहां से आएगा, जाई से, वो बताया। अब इनके जो ग्राफ आएंगे उन्हें हम रेडियस के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाएंगे, तो रेडियस कहां से आ गया वो बताया। उसको बताने के लिए पहले शुरू में बताया कोऑर्डिनेट्स दो तरह के होते हैं, तो एक बेसिक आइडिया दिया कि भैया आगे के लिए सिर्फ एक्स वाई जेड वेरिएबल्स नहीं है, आर फाई थीटा भी चलेंगे। ठीक है जी, एंड जाई को हम सिर्फ एक्स वाई जेड का फंक्शन मानने की बजाय आर फाई थीटा का भी मानेंगे। इनफैक्ट ज्यादातर एनालिसिस करते टाइम ये कम यूज होता है, यही ज्यादा यूज होता है, आर फाई थीटा, क्योंकि ऐसा सिंपल बन जाता है, दो अलग अलग पार्ट्स बन जाते हैं उसके, रेडियल पार्ट अलग और एंगुलर पार्ट अलग। ये बात समझ आ रही है जी यहाँ तक? एक बार मैं आपको अगेन 2 मिनट्स दे रहा हूँ, इतना लिख लो जी, देन आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑन, फिर आगे बात करेंगे जी।
ओके बेटा, जिसका रह गया होगा वीडियो को पॉज करके कंप्लीट कर लेना, है ना। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज इस सारी चीजों से कंफ्यूज नहीं होना, ये मत सोचना पता नहीं क्या आ गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये एडवांस लेवल पार्ट है, लेकिन अगर ये कंफ्यूज कर रहा है तो अभी थोड़ी देर के लिए आप इसको पोस्टपोन कर सकते हो, बाद में कॉपी रिवाइज करोगे समझ आ जाएगा, ठीक है बेटा। सो अभी इससे कंफ्यूज नहीं होना। वैसे मैंने बहुत ज्यादा अलग अलग करके चीजें बताई हैं, तो कंफ्यूजन को का स्कोप है नहीं। बट समटाइम्स व्हाट यू डू इज यू ओवर थिंक, यू कीप ऑन थिंकिंग, अगर ऐसा होगा तो क्या ये वो, तो कंफ्यूजन हो जाती है। सो इफ यू वांट टू अवॉइड कंफ्यूजन, वन थिंग इज हर चीज को जितना जितना मैंने कराया, जैसे जैसे करवाया वैसे अलग अलग लिखो, मिक्स मत करो। फिर भी इफ यू आर नॉट एबल टू स्टॉप योर थिंकिंग, यू कैन पोस्टपोन दिस मच पार्ट फॉर राइट नाउ। इसके बाद जो मैं पार्ट करूंगा वो नहीं पोस्टपोन करना, सिर्फ इतना सा पार्ट क्या है कैसे है वो पोस्टपोन कर सकते हो, बट आगे जो चीजें बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है जी। क्लियर है बेटा? चलो मैं रब कर रहा हूँ जी इसको, जिसका रह गया होगा वीडियो को पॉज करके कंप्लीट कर लेगा जी, ठीक है बेटा। चलो अब देखो जी, अब मैं आपसे एक बात कहता हूं जी, लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर आई मूव ऑन। जब हम ऐसे लिखते हैं कि जाए, हमने भी बताया जाए जो है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, वन इज रेडियल पार्ट, अनदर इज एंगुलर पार्ट। ऐसा है जी। मैंने आपको एक बार पहले बताया था, जाए जो था वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आता है, ये लिखा हुआ ऊपर, बेस्ड ऑन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और 3 क्वांटम नंबर्स करे थे जाए के लिंक में, n, l, m। ठीक है जी, याद रखना जी। जाए जो है 3 क्वांटम नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, n, l, m, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, NLM। और आपको क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूं, जो RR है, दिस डिपेंड्स ओनली ऑन क्या, n, l, नॉट m। जो RR है वो सिर्फ n और l पे डिपेंड करता है, m पे डिपेंड नहीं करता। और जो g phi थीटा है, दिस डिपेंड्स ऑन क्या जी, l, m, नॉट n। सो ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है जी, इसका किसके साथ रिलेशन है, NL के साथ, इसका किसके साथ रिलेशन है, LM के साथ। इन दोनों में कॉमन कौन है, L, लेकिन इसमें M नहीं होता और इसमें N नहीं होता। समझ गए ना जी बात? तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना जी। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं जी, एक छोटी सी नई टर्म और बताता हूं, दैट इज कॉल्ड एज रेडियल एंड एंगुलर नोड्स। यानी टर्म जो हमारी अब आ गई जी, that is called as nodes, very very important term, nodes। अब हम बात करते हैं जी क्या, नोड्स की। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आजकल काफी आने लगे हैं जी। नोड्स क्या होते हैं? नोड्स आर बेसिकली रीजन्स where probability of electron is 0, जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी उसको नोड बोलते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 करने के लिए, दैट इज जाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, जाई स्क्वायर 0, ये तो स्क्वायर है किसका, जाई का, तो जाई स्क्वायर 0 तब होगा, दिस इंप्लाइज जाई बिकम्स 0। जिस पर्टिकुलर जगह पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी उसको नोड बोलेंगे, और ऐसा होने के लिए जाई का वहां पे 0 बनना जरूरी है। और जाई आगे 2 पार्ट से बना हुआ है। कौन कौन सा पार्ट है जी? ये है जी रेडियल पार्ट, और ये है जी एंगुलर पार्ट। तो जाई 0 कैसे कर सकते हैं? अगर देखो जी, ये 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस है, कौन सा है? अगर मैं इसको 0 ना करूं, किस तरह से? मैं रेडियस की ऐसी वैल्यू पुट करूं कि ये पूरा 0 बन जाए, तो 0 इंटू समथिंग इज 0।
एंगल की कोई ऐसी वैल्यू पुट करूं कि ये फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाए, 0 इंटू दिस इज 0, तो यानी जाई को 0 बनाने के दो रास्ते हैं, जाई बिकम 0 आइदर, चलो ऐसे बोलते हैं, जाई बिकम 0 दो तरह से 0 हो सकता है जी, इफ आर बिकम्स 0, if g phi theta becomes 0। तो नोड्स वो जगह थी जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हुआ था, कर करा के मैथमेटिकली समझ आया कि भैया ये सब कुछ तब होएगा या तो ये 0 हो जाए, क्या रेडियल पार्ट ऑफ जाई बिकम 0, या फिर एंगुलर पार्ट ऑफ जाई बिकम 0। इसका नाम रखते हैं जी रेडियल नोड, और इसका नाम रखते हैं एंगुलर नोड। जिस पर्टिकुलर पार्ट के 0 होने पे वहां पे प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, हमने नोड का नाम भी वही रख दिया जी, रेडियल पार्ट 0 हुआ, इस कारण जाई 0 हुआ, इस कारण जाई स्क्वायर 0 हुआ, इस कारण प्रोबेबिलिटी 0 होगी, तो इसलिए इसका नाम क्या है, रेडियल नोड। सिमिलरली उसका नाम क्या हो गया, एंगुलर नोड। दो तीन नाम और हैं जी, रेडियल नोड ऑल्सो कॉल्ड spherical node, also called nodal surfaces, nodal surface, ये सब इसी के नाम है जी। एंगुलर नोड के और एक नाम है जी क्या, नोडल प्लेन। एंगुलर नोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, नोडल प्लेन, या फिर बोलते हैं जी नॉन spherical नोड, नॉन spherical नोड। ये तीन तीन नाम चलते हैं जी, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, spherical नोड, नॉन spherical नोड, नोडल सरफेस, नोडल प्लेन, इस तरह से नेम्स होते हैं जी। नोड इंट्रोड्यूस किया, नोड क्या होता है जी। फिर एक फॉर्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल, फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल एक्सेप्ट, चलो आगे बात करेंगे जी, फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल नॉर्मली, एक्सेप्शन छोड़ के, फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1। ठीक है जी, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स is equal to L, total nodes is equal to n minus 1। सही है जी। अगर मैं रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स को ऐड कर दूं, n माइनस एल माइनस 1 प्लस एल, एल कैंसिल हो गया, क्या बचा n माइनस 1, वो हमारे क्या आ गए जी, टोटल नोड्स, ये हमारे क्या आ गए, रेडियल नोड्स, और एंगुलर नोड्स कितने हैं जी, L। तो इस तरह से फॉर्मूलाज याद करने हैं जी, ऐसे होते हैं नोड्स निकालने का फॉर्मूला। लेट मी शो यू एग्जांपल्स, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लो जी, बारी बारी बात करता हूं जी। सबसे पहले मैं कहता हूं जी, लेट अस से एग्जांपल्स दे रहा हूं। एग्जांपल में अगर मैं लेता हूं 1s में n क्या है 1, l क्या है 0, तो इसमें रेडियल नोड्स कितने हो गए बेटा, n माइनस एल माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0। एंगुलर नोड्स कितने हो गए, इज इक्वल टू 0, क्योंकि l 0 था, ये फॉर्मूला यूज किया जी। 1s ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड क्या होगा, n माइनस एल माइनस 1, n इज 1 माइनस एल, एल इज ऑल्सो 1 माइनस, सॉरी n माइनस एल माइनस 1 था, लिखने में यहां से गलती होगी, ये 1 माइनस 0 माइनस 1 था जी, ये n, ये l, ये 1, n माइनस एल माइनस 1, सो इट इज 0। और एंगुलर नोड्स कितने थे, l कितना था 0, तो इसके टोटल नोड्स कितने हो गए जी 0, तो इसमें नो नोड, तो इसमें नो नोड, 1s के अंदर कोई नोड होता ही नहीं, याद रखोगे। अब अगर आ गया 2s का n कितना है 2, l कितना है
एस के लिए एल कितना होता है 0, तो इसका मतलब रेडियल नोड्स कितने हो गए जी इसके, रेडियल नोड्स कितने हो, जल्दी बताओ, इट विल बी 2 माइनस 0 माइनस 1, 2 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। एंगुलर नोड्स कितने हो गए, एंगुलर नोड्स विल बी इक्वल टू 0। टोटल नोड्स कितने हो गए जी, इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल नोड्स कितने हो गए जी 1, सही हो गया जी। ठीक है जी। नाउ इसको और इसको अगर आप देखो, इसमें रेडियल नोड 0 था, इसमें रेडियल नोड 1 था, रेडियल नोड चेंज हो रहे हैं, लेकिन एंगुलर नोड इसमें भी 0 था, इसमें भी, तो क्लियरली all s orbitals have 0 angular node, that is no nodal plane। सभी के सभी s ऑर्बिटल्स का एंगुलर नोड 0 होगा, चाहे वो 1s 2s 3s 4s जो मर्जी हो, s है तो l की वैल्यू तो 0 रहेगी, और एंगुलर नोड्स तो आते ही l की वैल्यूज हैं तो वो 0 ही रहेंगे जी। और एग्जांपल्स देखें जी, मैं ये फॉर्मूला लिखा रहने देता हूं, ऊपर वाला हिस्सा रब कर देता हूं क्या है। लो जी, अब जरा p की बात करनी स्टार्ट करते हैं, वहां से क्लैरिटी कुछ और आएगी जी। तो जी अब बात करते हैं 2p ऑर्बिटल की, किसकी बात करते हैं बेटा, 2p की। बताना जी, इसका n कितना हो गया 2, इसका l कितना हो गया 1। अब इसका अगर मैं बात करूं रेडियल नोड्स, और क्या बात करनी है जी, एंगुलर नोड्स, ठीक है जी, और फिर टोटल नोड्स, ठीक है जी, रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स एंड टोटल नोड्स, रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स, टोटल नोड्स। बताओ जी, n माइनस एल माइनस 1, फॉर्मूला रेडियल नोड्स का n माइनस एल माइनस 1, अगर वो किया तो लो जी, n कितना था 2, l कितना था 1, माइनस 1 कितने आ गए 0। एंगुलर नोड्स 1 क्योंकि l की वैल्यू तो 1 है जी, टोटल नोड्स यहाँ पे कितने आ गए 1, यहाँ तक बात समझ आ गई जी। नाउ all p orbitals whether px or py or pz, ठीक है जी, have l is equal to 1, so have one angular node, that is nodal plane, ठीक है जी, वन एंगुलर नोड, सो हैव वन एंगुलर नोड और नोडल प्लेन, वन एंगुलर नोड नोडल प्लेन ईच, सब में अपना अपना एंगुलर नोड या नोडल प्लेन आएगा, किसमें p ऑर्बिटल्स में, जैसे मर्जी p ऑर्बिटल उसमें एक नोडल प्लेन आएगा। अब मैं थोड़ा फिजिकली समझाता हूं नोडल प्लेन क्या है, अब मेरी बात समझना जी। सपोज मैं एक्सिस बना के दिखा रहा हूं जी, ठीक है जी, सपोज करो ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है जी। इफ यू रिमेंबर, अगर मैंने ऐसे दिखाया तो क्या है जी, ये कौन सी ऑर्बिटल है px। अब एक चीज क्लैरिफाई करता हूं, ये एग्जैक्टली दोनों लोब्स जुड़े नहीं होते, क्यों, बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है जी, बीच में क्या होता है न्यूक्लियस होता है, तो ऐसा होता है बीच में, मान लो यहाँ ओरिजिन पे क्या है न्यूक्लियस है, और इसके आसपास आपकी px ऑर्बिटल है, ये आपकी px है जी, कौन सी ऑर्बिटल है बेटा px, फिर चाहे 2p की x हो 3p की x हो, px है जी। जब एंगुलर नोड्स निकालते हैं फिर n से तो कोई लेना देना है ही नहीं, एंगुलर नोड सिर्फ l को देखते हैं, तो यानी l यानी 1 अगर है तो px है, p ऑर्बिटल है सॉरी, तो p ऑर्बिटल जो मर्जी हो px py pz, चाहे 2p 3p 4p 4 फर्क नहीं पड़ता जी, अगर px है तो ये एक ऑर्बिटल बनी हुई है। अब इसमें नोडल प्लेन का मतलब क्या है यहां बताता हूं जी। Any plane which will not cut lobes of orbital, any plane which will not cut lobes of orbital at any point, वो एक भी पॉइंट पे
ऑर्बिटल को कट नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझना जी, हम बड़े आराम से ऐसे और ऐसे दिखा रहे हैं, बट एक्चुअल में जो ये पी ऑर्बिटल के लोब्स होते हैं बेटा, ये 3 डायमेंशनल लोब्स होते हैं। मैं बताता हूं कैसे। पहली बात तो ये दोनों लोब्स जुड़े हुए नहीं है जी। सपोज करो मैं मान रहा हूं कि ये 3 डायमेंशन में एक हल्का सा सेफरॉइड टाइप है, मतलब ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ऊपर को भी निकला हुआ है, अंदर को भी गया हुआ है, कुछ इस तरह का लोब है जी। इस डंडी को भूल जाओ, कुछ इस तरह का लोब है जी, ऐसे लोब है जी। ऐसे इधर बार लो, मान लो कुछ इस तरह का लोब है जी। तो इस तरह से है जी। मान लो पी एक्स दिखानी है तो आई शो इट लाइक दिस, ऐसे। ये मेरी पी एक्स है, देख रहे हो जी, जहां मेरा थंब है वहां न्यूक्लियस है। दिस वन इज लाइक दिस लोब, दिस वन इज लाइक दिस लोब, देख रहे हो बेटा। ये मेरी पी एक्स है, और अगर मैं ऐसे दिखाऊं ये मेरी पी वाई बन जाएगी, और अगर आपकी तरफ दिखाऊं तो मेरी ये पी जेड, दोबारा ये पी एक्स है, ये पी वाई है, और ये पी जेड है। अगर आपकी तरफ आ जाएगी दोबारा, ये क्या है जी, पी एक्स, ये पी वाई, और अगर ऐसा होता आपकी तरफ होता तो क्या होता जी, पी जेड, दोबारा पी एक्स, पी वाई, बाहर की तरफ पी जेड। अब जो ये पी एक्स है, मैं इस पे एक ऐसा प्लेन पास करके दिखाता हूं, देखना जरा जी। ये रहा जी मेरा एक प्लेन, मैंने एक प्लेन ले लिया, ये एक प्लेन है जी। इस प्लेन को मैंने पास करा ऐसे, वर्टिकली पास कर दिया जी। तो ये किसी भी लोब को कट मारता हुआ नहीं जा रहा है, न्यूक्लियस में से पास हो रहा है, देख रहे हो जी। अगर मैंने ये मेरी पी एक्स ऑर्बिटल मानी हुई थी, इफ दिस वन इज द पी एक्स ऑर्बिटल, तो अगर मैं एक ऐसा प्लेन लूं जो ऐसे इसको न्यूक्लियस से बाइसेक्ट करता हुआ जाए, एक लोब उधर एक लोब इधर, इसने लोब को कहीं से भी कट नहीं करा, तो ये जो प्लेन होगा ये इस पी एक्स ऑर्बिटल का नोडल प्लेन होगा जी। लोग इसको ऐसे नहीं समझते, ये फिजिकली मैं आपको समझा रहा हूं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। तो ये पी एक्स ऑर्बिटल, ये इसमें से बाइसेक्ट करता हुआ न्यूक्लियस में जाता हुआ, ये उसका नोडल प्लेन, ये किसी भी लोब को कट नहीं कर रहा, किसी भी पॉइंट पे नहीं कट कर रहा जी। तो ये कौन सा प्लेन है, तो ध्यान से देखना जी, कौन सा प्लेन है, ये वाई एक्सिस में से जा रहा है, यस, और आपकी तरफ आ रहा है तो जेड एक्सिस, तो टेक्निकली ये वाई जेड प्लेन है। तो पी एक्स का नोडल प्लेन, पी एक्स का नोडल प्लेन क्या होगा जी, वाई जेड प्लेन। और कमाल की बात देखो जी, इजी क्या हो गया जी, आसान। जैसी पी ऑर्बिटल है उसके पैर में जैसी एक्सिस है, मान लो पी एक्स है, तो उसको छोड़ दो, बाकी दो एक्सिस कौन सी बची, वाई एंड जेड, उनको जोड़ दो, तो वो जो प्लेन बना वो इसका क्या बन गया, नोडल प्लेन। तो पी एक्स का नोडल प्लेन कौन है, वाई जेड। इसी तरह से पी वाई का कौन होगा, फिर वाई उसके पैर में आ गया, उसको छोड़ दो, क्या बचे, एक्स एंड जेड, तो एक्स जेड। तो अगर मैंने पी वाई दिखाई होती, ठीक है जी, अगर मैंने पी वाई दिखाई होती, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है जी, तो लेट अस से अगर मैंने यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस की जगह छोड़ दी, यहाँ पे मैंने पी वाई दिखाई होती और यहाँ बीच में एक न्यूक्लियस होता जी, थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया न्यूक्लियस, तो अगर पी वाई दिखाई होती तो यहाँ पे ये तो पी वाई है। अब इसका नोडल प्लेन कौन होगा जी, जो ऐसे जाएगा, ध्यान से देखना जी, जो ऐसे जाएगा, एक तो एक्स एक्सिस में से जा रहा है और फिर आपकी तरफ आ रहा है, तो क्या हो गया जी, एक्स जेड। तो पी वाई का नोडल प्लेन क्या हो गया जी, पी वाई का नोडल प्लेन हो गया कौन सा जी, एक्स जेड, एक्स जेड। ये भी बात क्लियर होगी जी, पी वाई का हो गया जी एक्स जेड, ठीक। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं और बता दूं, जहां जहां से ऑर्बिटल की शेप बना रखी है, जहां जहां से भी ऑर्बिटल की शेप बनाई हुई है, जहां जहां से इस ऑर्बिटल की शेप बनाई हुई है, वहां पे माना जाता है ऑर्बिटल क्या था, रीजन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब पी एक्स, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, पी एक्स हैज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर इसका मैक्सिमा आ रहा है, पी एक्स हैज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑन एक्स एक्सिस, और उसका नोडल प्लेन कौन है, वाई जेड प्लेन। पी वाई वाई एक्सिस पे लाई कर रही है, तो जहां पे ये ऑर्बिटल लाई कर रही है वही रीजन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, तो पी वाई हैज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑन वाई एक्सिस, और उसका नोडल प्लेन कौन है, वाई छोड़ के क्या बचे, एक्स एंड जेड, एक्स जेड प्लेन।
तो इसलिए लास्ट भी दिखा दें जी। अगर मैं पी जेड बना दूं, अगर मैं क्या बना दूं जी, पी जेड, अगर मैं पी जेड की बात कर लूं, पी जेड की बात करूंगा तो उसकी नोडल प्लेन क्या होगी जी, अगर यहां बनाए थे, सपोज मैंने इस पर ऐसे बना दिया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। सपोज करो मैंने इस बार पी ऑर्बिटल ऐसे बनाई, मैंने बीच में छोटा सा बनाया न्यूक्लियस, यहां बना दिया न्यूक्लियस, और लेट्स से ये बन गई जी हमारी पी जेड अलोंग जेड एक्सिस, दो लोब्स आ गए, ये न्यूक्लियस है जी। अब जो इसका नोडल प्लेन होगा वो कौन सा होगा जी, इफ दिस इज पी जेड, इसका नोडल प्लेन कौन होगा, इसका नोडल प्लेन होगा एक्स वाई प्लेन। कौन सा होगा बेटा, एक्स वाई प्लेन। बहुत इजी कर दिया। पी के पैर में जो एक्सिस है उसको छोड़ के जो दो एक्सिस बची उनको जोड़ के जो प्लेन बचा वो उस पी एक्सिस का क्या है, नोडल प्लेन है। ये तो मैं दिखा सकता हूं जी, देखो सपोज करो ये मेरी पी जेड थी, सपोज ये मेरी पी जेड, ये मेरी ऐसे पी एक्स थी, ऐसे पी वाई, ऐसे पी जेड होगी। अब सेंटर में से ध्यान से देखना, ये एक्स वाई प्लेन पास हुआ, सपोज ये एक्स वाई प्लेन है बोर्ड की तरह, सपोज ये क्या है जी, एक्स वाई प्लेन। इधर देखो जी, ये पी जेड है, ऐसे करके आपकी तरफ आ रही है पी जेड। अगर मैं इस प्लेन को ऐसे पास कर रहा हूं सेंटर में से, न्यूक्लियस में से, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स वाई प्लेन, बिल्कुल सेंटर में से पास करता हुआ जा रहा है, लोब्स को कहीं भी कट नहीं करेगा, तो ये इसका नोडल प्लेन है। कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन। तो पी जेड का नोडल प्लेन कौन हो गया जी, एक्स वाई प्लेन। ये तो हमने पी ऑर्बिटल की बात कर ली। अब थोड़ी सी बात करते हैं डी ऑर्बिटल की, डी ऑर्बिटल की भी कर लेते हैं। ठीक है जी, डी ऑर्बिटल, लेट अस एक एग्जांपल लेते हैं 3D। ठीक है, 3D, 3D का n कितना है बेटा 3, l कितना है 2, लो इसके रेडियल नोड्स कैसे आएंगे, रेडियल नोड्स इज इक्वल टू, ठीक है, रेडियल नोड्स विल बी इक्वल टू n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस 2 माइनस 1, इस केस में तो 0 आ गई। इसके एंगुलर नोड्स कितने आएंगे, एंगुलर नोड्स विल बी इक्वल टू l विल बी इक्वल टू 2। तो ईच डी ऑर्बिटल, यहां पे क्लैरिफाई कर रहा हूं जी, एक्सेप्ट dz square has two nodal planes. Each d orbital except dz square has two nodal planes. अगेन डायग्राम बना के शो करता हूं जी, मैं भी सारा कुछ रब कर रहा हूं बेटा इधर वाला। समझ आ गई जी बात यहां तक। ईच डी ऑर्बिटल हैज टू नोडल प्लेन्स। अगर ऐसी बात है तो देखो दिखाते हैं। मान लो ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ठीक, और मान लो मैंने यहाँ पे डी ऑर्बिटल के 4 लोब बनाए, याद होगा आपको डी ऑर्बिटल की नॉर्मल शेप क्या होती है, 4 लोब वाली। लेट अस से मैंने ये बनाई, इस बार फिर से मैंने चारों लोब जोड़ के नहीं दिखाए, जोड़ के इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि इसमें भी सेंटर पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। सपोज करो यहां पे सेंटर पे क्या है बेटा, न्यूक्लियस है, 4 लोब्स दिखाया जी, ठीक है जी, इस तरह से डबल डंबल शेप, क्या नाम था इसका, डबल डंबल। ये जो ऑर्बिटल है राइट नाउ, ये जो ऑर्बिटल दिखाई ये डी एक्स वाई है, कौन सी है, डी एक्स वाई। अभी मैंने आपको जो एक चीज सिखाई बताना जी, लेट अस से मैं यहाँ पे एक एंगल देखो जी, ये जो लोब जा रहा है, जो लोब जा रहा है, जो शेप ऐसी है, ये जो लोब्स दो हैं ये 45 डिग्री एंगल पे हैं, किस पे, एक्स एक्सिस पे। सो एक चीज नोटिस करना, जैसे मैंने सिखाया था क्या, जहां जहां पे ऑर्बिटल की शेप जाएगी वहां वहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि ऑर्बिटल का मतलब ही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है। सो डी एक्स वाई हैज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एट 45 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस, चाहे वाई एक्सिस पे भी देख लो 45 ही आ जाएगा, 45 डिग्री एंगल पे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। अब हम बात कर रहे थे नोड्स की, इसका नोड कहां होगा, इसका नोड ऐसे होगा, ध्यान से देखना, एक नोड होगा इसका ये वाला प्लेन, ये आपकी तरफ आ रहा है जी,
न्यूक्लियस से पास कर रहा है और चारों लोब्स को कहीं भी कट नहीं कर रहा, तो इसका नोडल प्लेन एक ये वाला और एक ये वाला। अगेन आपकी तरफ आ रहा है, ये भी चारों लोब्स को कट नहीं कर रहा लेकिन न्यूक्लियस में से पास हो रहा है, बस में ऑर्बिटल के लोब्स को कट करने से रोकना है। ये देख लो जी कहीं भी कट नहीं करेगा, ये देख लो जी कहीं भी कट नहीं करेगा। तो ये जो दो प्लेन्स हैं, एक्स एक्सिस आपकी तरफ आई जेड, तो इसके जो दो नोडल प्लेन्स हैं जी, इसके नोडल प्लेन्स हैं, नोडल प्लेन्स कौन कौन से हैं जी, एक्स जेड प्लेन एंड वाई जेड प्लेन। वो कैसे, ये एक्स है ये जेड है आपकी तरफ, एक्स जेड, ये वाई है ये जेड है आपकी तरफ, एक्स जेड प्लेन एंड वाई जेड प्लेन। ऑल्सो क्लियरली probability is 0 at x and y axis। 45 डिग्री एंगल पे मैक्सिमम थी और प्रोबेबिलिटी 0 एट व्हाट, x एंड y एक्सिस। चेक कर सकते हो x एक्सिस पे और y एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। इसी तरह से अगर मैं ऑर्बिटल दिखाऊं ये वाली, फिर से मैंने मान लिया सेंटर पे न्यूक्लियस है, सेंटर पे न्यूक्लियस है जी, चार लोब्स हैं जी। अगर ये एक्स एक्सिस है, अगर ये वाई एक्सिस है, तो ये जो ऑर्बिटल मैंने अब बनाई है जी, ये बनाई है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें क्या है जी, इसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एट एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है जी, 0 प्रोबेबिलिटी एट 45 डिग्री एंगल। चेक करो जी 45 डिग्री एंगल ये होगा जी इस बार, यहां तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, ऑर्बिटल ही नहीं आ रही। इनफैक्ट यहां से पास करता हुआ एक क्या आएगा, नोडल प्लेन, एक यहां से आएगा और एक यहां से, जहां से मैंने डॉटेड लाइंस बनाई है यहां से पास करते हुए इसके नोडल प्लेन्स होंगे जी दो। तो इसके भी दो नोडल प्लेन्स हैं जी, 2 नोडल प्लेन्स, और उनका हम नाम ऐसे नहीं रखते, ऐसे बोलते हैं जी डायगोनल प्लेन्स। इसके डायगोनल प्लेन्स क्या होंगे, नोडल प्लेन्स, ये ऐसे और ऐसे, सो ये होगा जी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा अगर मैं बात करूं अब, खैर है तो दो ना जी, है तो दो, लेकिन अब एक्सेप्ट क्या करना था, डी जेड स्क्वायर। लो जी ये दिखाते हैं, ठीक है जी, दिस इज एक्स एक्सिस, this one is y axis, this one is z axis। यहां पे मैंने मान लिया न्यूक्लियस है, और जो डी जेड स्क्वायर की शेप थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी, उसमें दो तो लोब्स थे अलोंग दी जेड एक्सिस, और एक हमारी इसके परपेंडिकुलर क्या थी, शेल, ठीक है जी, परपेंडिकुलर क्या थी, शेल। अब आप कोई भी ऐसा प्लेन ले आओ वो शेल को कट कर जाएगा। अगर मैं यहां से प्लेन पास करूं, सपोज ये रहा मेरा प्लेन, सपोज मैं यहां से प्लेन पास करूं, देखना शेल को कट कर गया, बेल्ट सी जो बनी हुई है उसको हर जगह से कुछ ना कुछ कट कर देगा। दैट मींस डी जेड स्क्वायर एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर, ये डी जेड स्क्वायर है, नो नोडल प्लेन। बाकी सब में दो दो नोडल प्लेन थे, इसमें नोडल प्लेन होता ही नहीं, स्पेशल शेप थी, इस रिंग सी के कारण हर प्लेन इसको कहीं ना कहीं से कट कर जाएगा, तो इसमें नोडल प्लेन होगा ही नहीं। तो इस तरह से हमने नोड्स की बात करी और नोडल प्लेन्स की बात करी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लिया जी नोड्स का। क्लियर होगी जी बात यहां तक। अब मैंने आपको कहा था मैंने कुछ ग्राफ्स बताने हैं, वो ग्राफ्स आपने डायरेक्ट याद करने, उससे कुछ कंक्लूजन्स देख के बता दूंगा क्या है, ठीक है जी। ये मैं अब कर देता हूं जी, टेल यू द ग्राफ्स, टेल यू द ग्राफ्स। Let me tell you the graph part। तो अगर हम ग्राफ्स की बात करें, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, वो ग्राफ्स क्या हैं जी, आते हैं जी उन ग्राफ्स के ऊपर। बनाता हूं जी ग्राफ्स। अगर मैं ग्राफ्स बनाऊं तो लेट अस से मैं ग्राफ्स बनाऊंगा जी, पहले 1s का, लो जी ऐसे करता हूं जी,
पहले मैं बनाता हूं 1s के ग्राफ्स, कौन से, जितने पॉसिबल हैं जी। ग्राफ्स मुझे 3 तरह के करने हैं। एक होता है जी साई वर्सेस आर, क्या जी, जाई वर्सेस आर। एक होता है जाई स्क्वायर वर्सेस आर। एक होता है पी आर वर्सेस आर। और पी आर को हम क्या लिखते थे, जाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, सॉरी, पी आर वॉज जाई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। जाई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वर्सेज आर, ये पी आर था, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों ग्राफ्स को हमने अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए चेक करना है कैसे होते हैं जी। यहां तक बात समझनी है जी। इन सब में हमने एक्स एक्सिस के ऊपर सेम चीज ली है जी, रेडियस। वाई एक्सिस के ऊपर चीजें चेंज हो रही हैं जी, कभी जाई आ रहा है, कभी जाई स्क्वायर आ रहा है, कभी रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है जी। ये तीनों आ रहे हैं। लो जी, पहले मैं बात करता हूं 1s की। किसकी बात करता हूं जी, 1s की। ये तीनों ग्राफ करूंगा जी 1s के। ले ध्यान से देखना जी, इधर बना रहा हूं जी, ये मैं इधर बनाता हूं जाई वर्सेस आर, फिर मैं बना दूंगा जाई स्क्वायर वर्सेस आर, फिर मैं बना दूंगा पी आर वर्सेस आर। ठीक है जी, पहले 1s का बनाता हूं जी। समझना जरा क्या है जी। अगर मैं जाई वर्सेस आर बनाऊं फॉर 1s, जो भी मैं ग्राफ बना रहा हूं किसके लिए बना रहा हूं, 1s के लिए। लेट मी मेक फॉर 1s। 1s ऑर्बिटल का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो जाई वर्सेस ग्राफ इस तरह से आता है जी। दिस इज द ग्राफ फॉर जाई वर्सेस आर फॉर 1s। ये सब एक्सपेरिमेंटल ग्राफ्स हैं, एक बार याद करो, फिर कुछ कंक्लूजन समझाऊंगा क्या है क्या नहीं। फिर आ गया जी जाई स्क्वायर वर्सेस आर, वो भी कुछ इस तरह का ही है जी, तो स्क्वायर ही तो करा है जी। ठीक है जी, ऐसा हो गया जी। थोड़ी सी ग्राफ की शेप तो वैसे ही थोड़ा सा और शार्प हो गया स्क्वायर करने पे, इसका स्क्वायर करोगे वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, जाई स्क्वायर वर्सेस आर, ऑलमोस्ट सिमिलर ग्राफ, जाई वर्सेस आर है, जाई स्क्वायर वर्सेस आर। अब आ गया जी पी आर वर्सेस आर, दिस इज इंपॉर्टेंट। पी आर वर्सेस आर का इसका ग्राफ कुछ इस तरह से, इस तरह से ग्राफ है पी आर वर्सेस आर। ठीक है, दोबारा बनाता हूं जी इसको, थोड़ा सा देखना। इस तरह से ग्राफ है जी। एंड में ऑल दीज ग्राफ्स बिकम्स पैरेलल टू व्हाट, दिस बिकम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, दे आर बिकमिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है जी, ये मेरा यहाँ पे आर है, यहाँ पे जाई है, यहाँ पे जाई स्क्वायर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पी आर है, यहाँ पे आर है। इस तरह से मैं ग्राफ बना रहा हूँ 1s के। ठीक है जी, इस ग्राफ से समझ ये आया जी, इफ यू कैन नोटिस, मैं इधर कंक्लूजन साथ ही लिख लूं जी, तो हो गया हमारा। ठीक है जी, ये 1s का हो गया। पहले एक 1s के बाद मैं आता हूं जी किस पे जी, 2s पे। 2s की बात करता हूं, 2s के यही ग्राफ्स बनाता हूं जी, सेम ग्राफ्स यही। लेट अस से जाई वर्सेस आर, जाई स्क्वायर वर्सेस आर, पी आर वर्सेस आर। अब मैं एक कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखूंगा, समझ जाना जी, यही ग्राफ बना रहा हूं, जाई वर्सेस आर, जाई स्क्वायर वर्सेस आर, पी आर वर्सेस आर। दीज आर द ग्राफ्स आई एम मेकिंग। अगर मैं 2s का जाई वर्सेस आर ग्राफ बनाऊं तो वो इस तरह का आता है जी। ठीक है जी, इस तरह ग्राफ आता है, जाई वर्सेस आर ऑफ 2s इज लाइक दिस। थोड़ी ग्राफ की शेप चेंज होगी। अब ध्यान से देखो जी, जब मैं इधर गया तो ये जाई की वैल्यू है, जाई की वैल्यू है तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, अब नेगेटिव। ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, ऐसी होगी। ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव। लेकिन जब स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव का भी क्या बन जाता है, पॉजिटिव। तो जो ये नीचे को डिप जा रहा था, स्क्वायर करने पे ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है जी, जो नीचे जाना था, ये पहाड़ सा, ये सारा नेगेटिव वाला पोर्शन स्क्वायर होके पॉजिटिव बन के ऊपर आ गया जी। इज आई स्क्वायर वर्सेस आर फॉर क्या है जी, 2s। अब आ गया जी पी आर वर्सेस आर। नाउ पी आर वर्सेस आर देखना ध्यान से इसका जी, इसका पी आर वर्सेस आर कुछ इस तरह से है, इस तरह से। ये इसका रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस आर का ग्राफ है जी। अब इन दो ग्राफों से मैं कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं, वो क्या। ठीक है जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चलो ये जाई वर्सेस आर के ग्राफ बना जरूर दिए, इनकी बात करते हैं जी। ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटीज हैं,
और both of these are probabilities of electron. Probabilities of electron, चाहे I स्क्वायर है चाहे PR है तो probabilities. ठीक है जी. आप क्लियरली देखो, probabilities of electron does not become zero at any point away at any, ऐसे बोलते हैं जी, xi does not become zero, ऐसे बोलना चाहिए था. या probability of electron remains non-zero even at r is equal to infinity. अगर मैं इसको r is equal to infinity मान लूं, अगर मैं इसको r is equal to infinity मान लूं, इसको r is equal to infinity मान लूं, तो भैया दूर दूर तक probabilities जीरो नहीं हुई. मतलब that means that is probability of electron, that is probability of electron does have non-zero value at large distances from nucleus. बहुत ज्यादा दूर जाने पे भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होगी. ये कमाल की बात पता लगती है जी. ठीक है जी. लो जी, 2s के बाद मैं एक 2p का ग्राफ बना के फिर बात और दिखाता हूं जी. लेट अस से आई एम मेकिंग द ग्राफ ऑफ 2p. 2p के ग्राफ्स बनाता हूं, यही वाले. लेट मी मेक ग्राफ्स ऑफ 2p. अगर मैं 2p की बात करूं तो 2p के ग्राफ्स के अंदर साई वर्सेस आर का जो ग्राफ है 2p का, वो इस तरह से है. ठीक है जी, इस तरह से है. अब जो डिफरेंस देखने वाली बात है वो ये है, जाई वर्सेस आर चाहे 1s चाहे 2s जीरो से नहीं शुरू हो रहा था, काफी ऊपर से शुरू हो रहा था, लेकिन ये जीरो से ही शुरू हुआ. 2p का ग्राफ शुरू ही किससे होता है? जीरो से. 2p के और तीनों ग्राफ्स का शेप ही कुछ कुछ ऐसा है. स्क्वायर करने पे पीक थोड़ी सी बड़ी होगी, और इसका शेप भी कुछ इस तरह से ही है, इस तरह से ही है जी. ये 2p का ग्राफ हो गया जी. ठीक है जी. अब मैं बेटा s का बना के दिखा दिया, p का बना के दिखा दिया, एक d का बनाना चाहता हूं. 2d तो होती नहीं, 3d होती है. 3d का ग्राफ मैं इधर बना देता हूं. लो जी, 3d का 3d के ग्राफ बनाता हूं जी. इधर बनाता हूं, इधर जाए, इधर r, इधर जाए स्क्वायर, इधर r, इधर pr और इधर r. ये मैं ग्राफ बना रहा हूं किसका? 3d का. तो अगर मैं 3d का ग्राफ बनाऊं, आप नोटिस करना है काफी हद तक ये 2p के ग्राफ के जैसा ही होगा जी. इट इज लाइक 2p सिमिलर टू व्हाट? 2p. चलो एक बात तो ये समझ आ गई जी. एक बात और समझने वाली है जी. चलो दो तीन बातें समझते हैं जी. अब एक तो ये बता दिया जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत दूर तक भी नॉन जीरो रहेगी, कभी भी वैनिश नहीं होगी, कभी भी जीरो नहीं बनेगी. हाँ, देयर आर पॉइंट्स एट विच इट बिकम जीरो. जैसे ये वो पॉइंट है, यहाँ प्रोबेबिलिटी जीरो है. ये वो पॉइंट है, यहाँ प्रोबेबिलिटी जीरो है. नाउ वो मैं अब एक नोट बना के लिखता हूँ जी. यहाँ पे नोट क्या जी? नोट में दो पॉइंट्स बताऊंगा जी. क्या points where graph intersects, points where graphs intersects x-axis. ठीक है, points where graphs intersects x-axis represents radial nodes. और वो हमें पता है जी कितने होते हैं? n माइनस l माइनस 1. अभी पीछे करके आए जी. जितने भी पॉइंट्स के ऊपर वो ग्राफ को एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, यहां तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करा ही नहीं जी. तो कहीं भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करा तो रेडियल नोड जीरो है. यहाँ पे यहां करा जी, यहां करा जी, यहां करा जी. तीनों ग्राफ से पता लगा. और रेडियल नोड क्या है? 1 है. करा ही नहीं जी इंटरसेक्ट, रेडियल नोड है ही नहीं.
इसमें भी रेडियल नोड है ही नहीं क्योंकि कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करा। फॉर्मूला से निकालोगे तो भी ऐसे ही आएगा, ग्राफ से निकालोगे तो भी ऐसे आएगा। लेकिन कौन से नोड्स आएंगे? सिर्फ रेडियल नोड्स। क्यों? क्योंकि ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ही तो प्लॉट कर रहे हो, एंगल तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो रेडियल नोड्स आएंगे जी, क्योंकि रेडियस के कारण ही सारा कुछ हो रहा है जी। एक तो ये पॉइंट हो गया जी। और खास बात लो जी, इन पी आर वर्सेज आर ग्राफ है ना जी, वो बता देते हैं जी। इन पी आर वर्सेज आर ग्राफ यहां लिख देता हूं जी, अगर जगह है आप वहीं लिख लेना। नंबर ऑफ पीक्स इज इक्वल टू n माइनस एल। नंबर ऑफ पीक्स, इसमें पीक्स आएंगी, पहाड़ आएंगे। मैं ऐसे कहा करता हूं जी, रेडियल प्रोबेबिलिटी का ग्राफ माउंटेन्स के जैसा होता है जी, पहाड़ों जैसा। पहाड़ आया, पहाड़ आया, पहाड़ आया, पहाड़ आया। देखो आप यहां से देखना जी, नीचे वाले ग्राफ पी आर वर्सेज आर, इट इज लाइक माउंटेन, माउंटेन, माउंटेन्स, माउंटेन, पीक्स, n माइनस एल। चेक करना, ये 2s का था, इसका n कितना है? 2, l कितना है? 1, तो इसकी पीक्स कितनी होनी चाहिए? नंबर ऑफ पीक्स कितनी होनी चाहिए थी? ध्यान से देखना जी, नंबर ऑफ पीक्स कितनी हो, मैंने गलत करी है कुछ नहीं, ठीक करी। नंबर ऑफ पीक्स कितनी होनी चाहिए थी जी? n माइनस एल, तो 2 माइनस 1 आनी चाहिए थी। सॉरी, s की वैल्यू क्या है? l इज इक्वल टू 0, n माइनस एल इज इक्वल टू 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। ये रही जी 2 पीक्स, ठीक है जी, दे रही जी 2 पीक्स। सो जो पी आर वर्सेज आर ग्राफ होता है, सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ पीक्स n माइनस एल होती हैं। और याद रखना जी, इंक्रीजिंग पीक्स होती हैं, ठीक है जी, इंक्रीजिंग पीक्स होती हैं। और जो मैक्सिमम हाइट पे जाती है उसको प्राइमरी मैक्सिमा बोलते हैं जी, प्राइमरी मैक्सिमा। सब नाम है जी, पता होना चाहिए। प्राइमरी मैक्सिमा यानी इसका प्राइमरी मैक्सिमा ये है। इंक्रीजिंग पीक्स हैं जी, छोटी पीक, बड़ी पीक। अगर पीक ही एक है तो उसे एक ही है, एक है तो एक ही है, एक है तो एक ही है। लेकिन अगर एक से ज्यादा पीक्स हैं तो इंक्रीजिंग पीक्स आएंगी, डिक्रीजिंग पीक्स नहीं आएंगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीजिंग पीक्स। समझ गए जी बात? अच्छा, ये जो पीक्स वाला डिस्टेंस है, ये यहां पे ये 1s चल रही थी, 1s का जो ये डिस्टेंस है, दिस इज r नॉट और a नॉट। फाइनल नोट लिखाऊंगा जी ग्राफ्स का, फिर काम खत्म। r नॉट और a नॉट, लो जी कहां लिखवाऊं जी, जगह भर गई सारी जी। r नॉट और a नॉट क्लैरिफाई करता हूं जी यहाँ पे। लो जी, इसको बोलते हैं बोहर रेडियस। क्या बोलते हैं? बोहर रेडियस। जस्ट फॉर नॉलेज, क्या है जी? 1s हैज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी of electron at r is equal to r naught or a naught, which is equal to 0.529 angstroms. बाय चांस जो बोहर मॉडल के अंदर आर नॉट की वैल्यू थी वही आर नॉट, उसको ए नॉट भी बोलते हैं, उसका नाम क्या होता है? बोहर रेडियस। उतनी डिस्टेंस पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, यहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है जी, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है आर नॉट या ए नॉट। याद रख पाओगे जी, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है जी। ये अब हमने कर लिए जी क्या? ग्राफ्स। डायरेक्टली ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चन अगर आ जाएगा, ज्यादातर जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो इसकी पड़ेगी। और रेडियल नोड्स पूछा करेगा ग्राफ देके, या आपको पूछेगा ये ग्राफ किस ऑर्बिटल का है, तो आपने उसके अंदर रेडियल नोड्स ग्राफ से पता कर लेने हैं कितने, जितनी बार वो इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, और उसको मैच करना है n माइनस एल माइनस 1 से। ऑप्शंस फिटिंग करनी है, हर ऑप्शन का n माइनस एल माइनस 1 निकालना। अगर उतनी ही उसके अंदर इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ एक्स एक्सिस हैं तो फिर तो ग्राफ उसी का है, नहीं तो उसका नहीं है। एक क्वेश्चन कर देता हूं जी, देखो जी, एक छोटा सा क्वेश्चन ही करवा देता हूं इसके ऊपर बेसिस, ठीक है जी। सो ये हो गया जी ग्राफ्स। अब मैं इधर एक क्वेश्चन करा रहा हूं, लेट मी डू अ क्वेश्चन। लो जी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जी, सिंपल। The given graph represents which
ऑर्बिटल। ठीक है जी, ग्राफ गिवन ये है जी, ध्यान से देखना जी। ऐसे ग्राफ दे रखे हैं जी, क्लियर है जी बात। और ऑर्बिटल्स क्या दे रखी है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 2p, ऑप्शन बी दिया हुआ है लेट अस से 3p, ऑप्शन सी दिया हुआ है लेट अस से 4s, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 5d। ऐसे दे रखा है जी। कहता जी किसका ग्राफ है जी, चेक करते हैं जी। पहली बात, इस ग्राफ के अंदर, ठीक है जी, अगर ये ग्राफ दिया हुआ है पी आर वर्सेस आर का, इंक्रीजिंग पीक्स है जी, जो पहाड़ है उनकी हाइट राइज होती जा रही है, इंक्रीजिंग पीक्स, तो पक्का ये पी आर वर्सेस आर का ग्राफ है। ओके, अब इस ग्राफ के अंदर हमें कितने नोड्स नजर आ रहे हैं जी, देखना जरा, 1 2, ये 2 बार उसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ठीक है जी, पॉइंट्स वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, यहां पे क्लैरिफाई करता हूं जी। इसके अंदर नॉट काउंटिंग ओरिजिन, ओरिजिन को काउंट नहीं करना, नॉट काउंटिंग ओरिजिन, अगर ओरिजिन को काउंट नहीं किया तो इसको छोड़ दिया, इन दोनों काउंट किया जी, 2 रेडियल नोड्स। क्या जी, 2 रेडियल नोड्स। अब 2 रेडियल नोड्स वाला इसमें कौन होगा जी, चेक करो। इसमें हमने रेडियल नोड्स का फॉर्मूला ये लगाया जी, लो जी, अगर मैं रेडियल नोड्स निकालूं, रेडियल नोड्स n माइनस एल माइनस 1, तो 2p में कितने आए, 2 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3p में कितने आए, 3 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। 4s में कितने आए, 4 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहां पे मेरा ऑप्शन चेंज कर रहा हूं जी, 4d कर रहा हूं, अब आ जाएगा। 4d में कितने आए जी, 4 माइनस l की वैल्यू d के लिए क्या होती है जी, l इज इक्वल टू होता है 2। 3d 4d 5d, 4d में 1, ठीक था, 5d आना चाहिए था, क्वेश्चन बनाते बनाते भूल गया, 5d ही आएगा, सपोज ये 5d ही था। ठीक है, 3s 4s 2s 3s, ठीक है, 3 थे, 4 नहीं आएगा जी, 5 है यहाँ पे, 5 माइनस, उसके बाद क्या आ गया जी, 2 माइनस 1, कितने आ गया जी, 2, तो ये आ गया जी आंसर। कुछ नहीं करना जी, आपने हर एक के रेडियल नोड्स फॉर्मूला से निकालने हैं और हर एक के रेडियल नोड्स ग्राफ से निकालने हैं, उनको आपस में मैच करना है, जिसका मैच हो गया वो आपका आंसर। इस तरह से इस ग्राफ के क्वेश्चंस आ सकते हैं जी। ठीक है जी, सो ये हो गया जी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ्स। ये सारा आज का जो टॉपिक था, बिल्कुल हमने अब सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू से लेकर एंड तक खत्म कर दिया, पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा। काफी टाइम लग गया हमें इस चैप्टर को खत्म करने में, 20 लेक्चर लगा दिए, बट ये इसलिए लगे क्योंकि अभी आप +1 का पहला टॉपिक कर रहे थे, तो वी वांटेड टू गो स्लो। अब अगले चैप्टर्स कंपैरेटिवली जल्दी खत्म होंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमारा माइंड अब डेवलप हो चुका है जी। सो मेन रीजन ये होता है जी, फर्स्ट चैप्टर थोड़ा स्टार्ट स्लो कराया जाता है सो दैट यू आर एबल टू एडजस्ट इनटू क्लास 11th इजीली, कंफ्यूजन्स ना हो। अब आगे जाके आप आराम से चीजें फास्ट कर पाओगे। आज मेरा थर्ड पार्ट और था जी, आई वांटेड टू डू यू व्हाट, फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स। तो अब काफी टाइम लग गया हमारे सेकंड पार्ट को कंप्लीट करने में ही, टुडेज लेक्चर, तो हम आज यहीं रुकते हैं जी, अगला पार्ट आज नहीं करते। क्या करते हैं जी, मैं अगले पार्ट का एक लेक्चर डालूंगा जी, अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर का, वो आप कभी भी कल या परसों देख लेना। अब आगे का शेड्यूल सुन लो क्या है। आज हमारा चैप्टर टोटली कंप्लीट हो गया। नाउ यू कंप्लीट द बुकलेट, पूरी जो भी उसके अंदर क्वेश्चन है सब ट्राई कर डालो, और उसके डाउट्स हम एक दिन छोड़ के ले लेंगे जी। उसके बाद हमारा टेस्ट है जी, पूरे कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर का। बाकी रिमेनिंग इंफॉर्मेशन आई विल शेयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप। आई होप नाउ यू विल कंप्लीट द पैकेज along with all the questions, along with all the exercises। सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर दो, पैकेज पूरा कंप्लीट कर दो। मैंने आपको बेटा कुछ भी नहीं छोड़ा, एडवांस लेवल का हर चीज करा दिया। अब बहुत अच्छे से सारी चीजें करना, क्लियर है जी। सो आज हम फिर यहीं रुक जाते हैं जी।